आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दिए कई तोहफे। नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साथ ही मेट्रो रेल के पहले चरण का किया उद्घाटन, दूसरे चरण की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में फरियादियों को किया आश्वस्त, कहा सभी को बिना भेदभाव के मिलेगा न्याय। 400 से अधिक फरियादियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। गुजरात में भूपेंद्र सिंह पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता, पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई मोहर। मुकेश अग्निहोत्री को बनाया हिमाचल का उप मुख्यमंत्री। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल यात्रा में लिया भाग, कहा साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए होता है लाभदायक। युवाओं से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का किया आह्वान। और भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान, 131 गेंदों पर बनाया 210 रन। खेली बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में विस्फोटक पारी। विराट कोहली ने भी बनाए 113 रन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर दौरे के दौरान नागपुर और अजनी स्टेशन पर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने नागपुर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच चलेगी। इसमें चेयर कार के लिए कुल 912 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खपरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की और मेट्रो में सवार यात्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए फरियादियों को आश्वस्त किया कि बिना भेदभाव के हर किसी को न्याय मिलेगा। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में मुख्यमंत्री ने एक एक करके फरियादियों की फरियाद को सुना। इस दौरान करीब 400 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि परेशान मत हों, समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फरियादियों को न्याय दिलाने के लिए निर्देशित किया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में शनिवार को विधायक दलों के नेता चुन लिए गए। शिमला में 2 दिन की गहमा गहमी के बाद कांग्रेस की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री चुने जाने की घोषणा की गई। गुजरात में भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता चुने गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की कवायद और शीर्ष नेतृत्व के दखल पर अंततः समन्वय का फार्मूला तय हो गया। प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों को मना लिया गया। शिमला में शनिवार सुबह से कांग्रेस विधायक एक होटल में जुटे रहे, जहां पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कमलकम में सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अजय मुंडा मौजूद रहे। बैठक के बाद पटेल ने कहा कि सभी नेताओं ने मुझे चुना है। गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने पहले से तय मुख्यमंत्री पद के चेहरे भूपेंद्र पटेल पर आखिरकार औपचारिक मुहर लगा दी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में पार्टी के विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना। भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव विधायक कनु देसाई ने रखा। मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भरोसा रखा है वो भूपेंद्र भाई सार्थक करेंगे
भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में गुजरात का और विकास होगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लेकर एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई सरकार आगे फैसला लेगी। वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नई सरकार सोमवार के दिन शपथ लेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। नई सरकार बनने से पहले जहां भाजपा ने जनता के साथ किए अपने वायदों को पूरा करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर गुजरात को बदनाम करने के लिए आड़े हाथों लिया। 27 साल के ये संबंध और जिस प्रकार से विपक्ष ने गुजरात के लोगों को चुनाव जीतने के लिए बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक उसी प्रकार से गुजरात की जनता ने चुन चुन के जवाब दिए हैं। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव संबंध और विश्वास का चुनाव था और संबंध और विश्वास के चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में विजय हुआ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली है, जिसको लेकर तमाम पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात की जनता से नरेंद्र भूपेंद्र की टीम को अभूतपूर्व जीत दिलाने की अपील की थी और कहा था कि भूपेंद्र को नरेंद्र से भी बड़ी जीत दिलाइएगा। और नतीजों के बाद 156 सीट जीतने पर पीएम मोदी ने भी गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया था। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल ने इस बार करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने घाट लोडिया सीट से लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार नेता हैं और पाटीदार आंदोलन को खत्म कराने में भी भूपेंद्र पटेल की अहम भूमिका रही थी। भूपेंद्र पटेल 1995 में अहमदाबाद के मेमना नगर पालिका के पहली बार सदस्य चुने गए थे। इसके बाद 1999 और फिर साल 2004 में भी इसके सदस्य बने। 1999 से लेकर 2004 तक वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। साल 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष रहे। 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के वे अध्यक्ष भी रहे। साल 2017 में भूपेंद्र पटेल ने पहली बार घाट लोडिया विधानसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 1,17,000 वोटों से जीते और अब दूसरी बार विधायक बनने के बाद फिर से सीएम बनने वाले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री के नाम का ऐलान किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे होगा। कांग्रेस आलाकमान ने नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता के तौर पर सुक्खू के नाम पर मोहर लगा दी है। शनिवार की देर शाम शिमला में हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया गया। बैठक में कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल का नेता चुना है। कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया। ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों का ही शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्री में होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान,
2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा मोर्चा के साथ साइकिल यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य, पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होता है। उन्होंने कहा कि कम दूरी के स्थानों पर लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। युवाओं से आह्वान किया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। साइकिल यात्रा के उपरांत उन्होंने मलदैया चौराहे पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाज में, सोसाइटी में साइकिलिंग का प्रचलन बढ़े, उस उद्देश्य के साथ हमारे काशी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज साइकिल यात्रा की, मैं भी यात्रा के साथ जुड़ा और इस यात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपको दूर जाना न हो, आपके घर के नज़दीक वर्क प्लेस हो या तो घर के नज़दीक ही आना जाना हो, तो साइकिल का अवश्य उपयोग करें ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की भी सुरक्षा हो और आपको सुविधा भी रहेगी, ट्रैफिक का भी समाधान हो। इस दृष्टि से साइकिलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। वाराणसी में आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर का विधिवत दर्शन पूजन किया। सर्वप्रथम मंत्री ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करने के उपरांत बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम पहुंचे और जलाभिषेक कर बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। दूरदर्शन से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर आया था, लेकिन आज काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और स्वच्छता को मैंने देखा और बहुत ही आराम से दर्शन पूजन हुआ। ऐसा पहले संभव नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज अपने परिवार के साथ दर्शन पूजा की। हिंदू शास्त्र में काशी विश्वनाथ जी का एक बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन कालीन इस मंदिर में मैं पहले भी कई बार आया, लेकिन इस बार मैंने सारा परिसर क्षेत्र का जो विकास हुआ है, सुविधा बढ़ी है। मेरे साथ अनेक भक्तजन दर्शन पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं और दर्शन पूजा करके अपने स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। वाराणसी में कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि के तत्वाधान में पूर्ण शास्त्रीय विधि विधान से गंगा पूजन किया। उसके उपरांत भव्य गंगा आरती देखी। विदेश मंत्री गोदोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर पैदल सुरक्षा कर्मियों के साथ आरती स्थल पर पहुंचे। उनके साथ वाराणसी काशी के डीसीपी आर.एस. गौतम और आरती के समय वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन और वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा मौजूद थे। विदेश मंत्री ने गंगा आरती का भी अवलोकन किया। उन्होंने वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का कार्यक्रम काशी में हो, अभी इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में कई केंद्रीय मंत्री विभिन्न आयोजनों में भाग ले रहे हैं, जिनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। काशी तमिल संगमम की गतिविधियों पर बात करने के लिए वाराणसी में मौजूद हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, काशी तमिल संगमम अब लगभग अपने अंतिम दौर में है, ऐसे में क्या कार्यक्रम है वहां पर, किस तरह से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है और वो किन किन कार्यक्रमों में इस धार्मिक नगरी में शामिल हो रहे हैं, हमें बताइए। जी बिल्कुल, काशी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है यहाँ पर और तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है। हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं BHU के IIT क्रिकेट ग्राउंड पे। यहाँ हमारे पीछे
इसी के तहत काशी तमिल संगमम के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। आपको वो दृश्य भी मैं दिखाना चाहूँगा कि सीधे यहाँ पर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की टीम के बीच ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और इसी टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पर अपने हाथों से पुरस्कार वितरित करेंगे और इसके बाद यहाँ पर काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके साथ तमाम वरिष्ठ मंत्री और तमाम वरिष्ठ जनों की मौजूदगी रहेगी। अपने आप में वृहद आयोजन है ये और इस तरीके के आयोजन से पूरी काशी प्रफुल्लित है। मैं देख रहा था काशी में जिस तरीके से उत्साह और उमंग थी, लोग आ रहे हैं और तमाम जो निर्धारित कार्यक्रम है उनमें हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बाहर से हमारे अतिथि आए गए हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा काशी में नजर आ रही है। जगह जगह पर होर्डिंग के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और 10वां दल भी यहाँ पर आ चुका है। जो 10वां दल आना था, टोटल 12 डेलीगेट्स आने थे और उनमें 10वां दल काशी में आया है, जिसने सुबह यहाँ पर स्नान किया है और मंदिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। तो तमाम सारे विविध आयोजन हो रहे हैं। ऐसे आयोजन बहुत ही खास बना रहे हैं काशी को और ऐसे आयोजनों में खास तौर से जो काशी तमिल संगमम का आयोजन है अपने आप में दिखाता है किस तरीके से भारत की कला संस्कृति, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है वो किस तरीके से साकार हो रही है काशी में। ये आयोजन अपने आप में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर खेलों के द्वारा लोग एक दूसरे को साथ खेल रहे हैं, साथ ही साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। एक दूसरे की कला, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे का आचरण समझने का बहुत ही अच्छा अवसर है ये। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में पहुंचे केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सर्वप्रथम एमपी थिएटर गए, जहां तमिलनाडु के लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके बाद विदेश मंत्री काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित हो रहे खेल महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की महिला बास्केटबॉल टीम के मैच का उद्घाटन किया। उद्घाटन पूर्व उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके साथ ग्रुप फोटो भी कराया। इसके बाद एस जयशंकर मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र पहुंचे, जहां बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत उभरती हुई एक शक्ति विषयक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत द्वारा किए गए कार्यों को पूरे विश्व ने देखा। आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। एस जयशंकर ने कहा कि काशी तमिल संगमम से दो प्रदेश के रिश्ते और मजबूत होंगे और वो एक दूसरे के और करीब आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने G20 सम्मेलन को काशी में कराने को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि G20 सम्मेलन पूरे देश में आयोजित हो रहा है। इसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ भी होगा। ये जो संगमम जो हो रहा है ये एक किस्म से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री का कि हमारे यहाँ अलग अलग राज्य होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के बारे में उतना परिचय नहीं होता, उतनी जानकारी नहीं होती जितना होना चाहिए और उनका इनिशिएटिव है। और ख़ासकर क्योंकि वाराणसी, काशी और तमिलनाडु के बीच में इतना पुराना संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है कि जब लोग आएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो खुद उनको महसूस होगा कि जो उनकी जो पुराने रिश्ते जो हैं, जो एक दूसरे को जोड़ता है और एक किस्म से जो जिसके कारण भारत तो हमें पूरी आशा है, अपेक्षा है कि ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है महीने के लिए ये बहुत ही सफल होगा। काशी तमिल संगमम में आयोजित छात्र संवाद के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की तर्ज पर रेल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशन में शहर की पहचान दिखनी चाहिए। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला होना चाहिए। रेलवे स्टेशन का विस्तार इसी तर्ज पर किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में आधुनिक सुविधाओं से लैस 475 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इसके लिए
काम किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने काशी तमिल संगमम पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरित किया। रेल मंत्री तमिल संगमम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के पुरुष वर्ग के बीच खेले गए बास्केटबॉल मैच का शुभारंभ किया। इस मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को शिकस्त दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है और इस आयोजन से ये दिखाता है कि किस तरह से देश एक है, किस तरह से देश मजबूत है और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में देश की विश्व की प्राचीनतम शहर काशी और विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल, इन दोनों का जो संयोजन है एक अति अद्भुत कार्यक्रम है और देश में पूरे के पूरे प्रदेश में सभी में एक हर्ष की लहर है इस आयोजन से। और ये दिखाता है कि किस तरह से देश एक है, किस तरह से देश मजबूत है और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहा है। मणिपुर के राज्यपाल लागणेशन ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। शनिवार शाम करीब विंध्यधाम पहुंचे राज्यपाल का अभिनंदन नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने अंग वस्त्र तथा अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला व नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। दर्शन पूजन का कार्य नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने संपन्न कराया। दर्शनोपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मां का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। काशी आने के पश्चात मुझे इस पावन स्थल के बारे में ज्ञात हुआ। इसके निर्माण से विंध्याचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय मैनपुरी में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है और एक आंदोलन और एक नई शुरुआत का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों का निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने चटगांव में बांग्लादेश के विरुद्ध तीसरे वनडे में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। ईशान इस प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। ईशान ने 131 पर 210 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनके अलावा विराट कोहली ने भी 113 रन बनाए। कोहली ने इस तरह तीनों प्रारूपों को मिलाकर अपने करियर का 72वां शतक लगाया और सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। बिहार के गया स्थित ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी में आज 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। आज देश को गया ओटीए से 69 नए सैन्य ऑफिसर मिले। इसके साथ ही टेक्निकल एंट्रीज स्कीम कोर्स के 61 जेंटलमैन कैडेट्स अधिकारी बने। इसके अलावा 49वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स कोर्स के 8 जेंटलमैन कैडेट्स को भी अधिकारी का पद मिलेगा। जनपद अलीगढ़ में परंपरागत खेती से हटकर अतरौली में किसान स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। वैसे तो स्ट्रॉबेरी की खेती आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में होती है, परंतु नवीन तकनीक के माध्यम से गर्म मैदानी इलाकों में भी इसकी खेती की जाने लगी है। उद्यान विभाग के सहयोग से विकासखंड अतरौली के गांव शेरपुर के किसान विपिन कुमार और विनोद कुमार ने अपने अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की खेती की है। उन्हें इसके अच्छे उत्पादन की भी उम्मीद है। सभी किसान अपने अपने खेतों में उद्यान विभाग द्वारा समझाई गई नवीन विधि एवं तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती कर
कर रहे हैं। विपिन कुमार ने 6 हेक्टेयर एवं अंकित हेक्टेयर में रेड कोट प्रजाति की स्ट्रॉबेरी लगाई है। किसानों ने बताया कि लगभग 1 हेक्टेयर में 22,000 पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें अब फल आना आरंभ हो गया है। कुछ ही दिनों में उनके खेतों से अच्छी प्रकार से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। कालीवाल की रहने वाली हूँ। गांव के बराबर में एक गांव में स्ट्रॉबेरी हो रही है। हमें बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। नॉर्मल खेती से हटके, मतलब गेहूं धान वगैरह इनसे हटके ये एक नई खेती हुई है स्ट्रॉबेरी की। तो यहाँ स्थानीय लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं हम। उद्यान भवन अलीगढ़ से मुझे साहब लोगों की पूरी मदद मिली है, फुल कोऑपरेशन मिलता है, उनका सब्सिडी दी है उन्होंने, और स्ट्रॉबेरी की खेती भली भांति और अच्छी तरह से कर रहे हैं हम 2 साल से। हम पहले जो है गेहूं और धान की खेती बाजरा की करते थे, अब उससे हटके हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो हमने जो है ये स्ट्रॉबेरी की एक फसल हम लेके आए। ये विदेश से हमारा पौधा आता है, इजराइल से, कैलिफोर्निया से, और इसमें हमने देखा कि इसमें बेनिफिट हमें अच्छा है। मेरठ जिले में बने बैंड बाजों के बिना बारात अधूरी लगती है, क्योंकि मेरठ का जलीकोटी इलाका वो इलाका है जहां पर ब्रिटिश काल से ही ब्रास के बैंड बाजे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का कारोबार होता है। और यहां के बने बैंड और बाजे पूरे विश्व में अपनी धूम मचाते हैं, चाहे शादी हो, एनसीसी या सेना हो, सभी में मेरठ से बने बैंड बाजे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूएई जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र दीपेंद्र कुमार ने बताया कि मेरठ में बने बैंड बाजे का एक्सपोर्ट विभिन्न देशों में किया जाता है। मेरठ के बैंड बाजे व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के उद्योग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट व जीआई टैग में शामिल करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये कारोबार ब्रिटिश काल से चल रहा है और कुछ समय से इसके एक्सपोर्ट में भी तेजी आई है। पर मेरठ में ब्रास बैंड का जो काम है वो इतिहास, मतलब उसका अपना एक इतिहास है, जो कि आज़ादी से पहले से यहाँ पर ब्रास बैंड का काम होता आया है। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो ब्रास बैंड से काफ़ी जो इकाइयाँ हैं, लगभग 400 से ज़्यादा इकाइयाँ इसमें काम कर रही हैं और लगभग हजारों की संख्या में कारीगर जुड़े हुए हैं। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को दिए कई तोहफे। नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, साथ ही मेट्रो रेल के पहले चरण का किया उद्घाटन, दूसरे चरण की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में फरियादियों को किया आश्वस्त, कहा सभी को बिना भेदभाव के मिलेगा न्याय। 400 से अधिक फरियादियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। गुजरात में भूपेंद्र सिंह पटेल को चुना गया विधायक दल का नेता, पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई मोहर, मुकेश अग्निहोत्री को बनाया हिमाचल का उप मुख्यमंत्री। वाराणसी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल यात्रा में लिया भाग, कहा साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए होता है लाभदायक, युवाओं से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का किया आह्वान। और भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान, 131 गेंदों पर बनाया 210 रन, खेली बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में विस्फोटक पारी। विराट कोहली ने भी बनाए 113 रन।